Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today topic is image segmentation. So we will continue the same topic, and then today we will see some more details in it. So in the last lecture what we have discussed that what is the importance of image analysis, why do we need to do it, because there are many uses of it. We need to understand what is in the image, what are the details of it. For that we need to have some analysis, and then there are different techniques of analysis, and for that techniques we need to have segmentation. So then what is segmentation? Then we learned that segmentation is when we categorize the image into subparts, that what are different parts inside the image, and these parts are depending on many properties like color properties, texture properties, and the intensity properties, and there can be some more details also. These are the basic properties that we based on that we can make some segmentations. And then we learned that there are different segmentation categories, that we have two broad categories, and one of it is called discontinuity and the other one is called similarity. So based on these two categories we have a lot of algorithms inside where we can make the segmentation. So in discontinuity segmentation, what we can do, we can find out the points, the lines and the edges. So हम basically discontinuity में पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, लाइंस को और एजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब हमें अगर ये सारे काम करने हैं तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए ग्रेडियंट ऑपरेटर्स का. वो नॉर्मली हम ग्रेडियंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं एजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो अब हम क्योंकि ग्रेडियंट्स यूज़ करते हैं तो नॉर्मली हम फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं, जिससे हम डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अब हमारे पास अगर ग्रेडियंट आ जाते हैं तो उसके बाद हम डिफरेंट काइंड ऑफ एजेस निकाल लेते हैं. लेकिन जब वो एजेस आते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करना होता है, और उन कनेक्शन के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं कि हमने इनको आपस में लिंक कैसे करना है. तो अब इसके लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज के टॉपिक को, और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि लिंकिंग के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एक था लोकल प्रोसेसिंग और ग्लोबल प्रोसेसिंग, तो हम उसको डिस्कस करेंगे. और साथ में हम एक हग ट्रांसफॉर्मेशन भी आल्सो देखेंगे कि हमारे पास जो हग ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं एज अ ग्लोबल प्रोसेसिंग. सो जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हेन वी अप्लाई द सोबल ऑपरेटर टू एन इमेज, द इमेज आर नॉट ऑलवेज कनेक्टेड. हमने ये देखा था कि जो पॉइंट्स आते हैं, जो भी एजेस आते हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते. जब वो कनेक्ट नहीं होते तो हमें वो इमेज में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक जो स्मॉल पोर्शंस ऑफ सेगमेंट्स हैं वो कोई इतना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता. तो हमें उसके लिए क्या करना होता है कि हम उसके बाद उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको आपस में कनेक्ट करें. तो ये कनेक्शन हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक है लोकल प्रोसेसिंग और दूसरा है ग्लोबल प्रोसेसिंग. नॉर्मली ये जो हमारे पास एजेस आते हैं, ये इसमें डिस्टॉर्शन आती है, क्योंकि या जब हमारे पास नॉइज़ हो बहुत ज़्यादा इमेज के अंदर, तो तब वो डिस्टॉर्शन आती है. और अगर हम उस पर बहुत फ़िल्टर अप्लाई कर भी लें तब भी उसके बाद और नॉइज़ की वजह से जो सेगमेंट्स है वो हमेशा सेपरेट नज़र आते हैं. और दूसरा ये हो सकता है कि जो हमने इमेजेस लिए हैं और उसकी प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं हुई, उस पर जो लाइट है और वो प्रॉपर नहीं है, या जो लेंस है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वो इमेजेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं आई. तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिंकिंग करते हैं. तो वो लिंकिंग जो है वो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक है लोकल प्रोसेसिंग और दूसरा है ग्लोबल प्रोसेसिंग.
तो लोकल प्रोसेसर ऑलरेडी हमने देखा था कि अगर हमने लोकल प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास सिमिलैरिटी मेजर्स होने चाहिए कि हम उनको जो पॉइंट्स हैं जो लिंक करना चाह रहे हैं हम किसी एरिया को, तो उसके लिए हमें सिमिलैरिटी मेजर्स निकालने होते हैं और वो सिमिलैरिटी मेजर्स हम दो बेसिक मेथड्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो टू प्रॉपर्टीज ऑफ एज पॉइंटर्स आर यूजफुल फॉर द एज लिंकिंग. हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है और उनमें से एक है द स्ट्रेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिटेक्टेड एज पॉइंट. तो जो हमारे पास जो एजेस हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं सिंपल फार्मूले के साथ. और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ है वो किस डायरेक्शन में है, किस जो एक्स वाई के जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन क्या है. अगर हमें वो भी पता चल जाए तो उसके बाद हम उसके सिंपल सिमिलैरिटी मेजर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं कि नहीं. सो दीज आर यूजुअली डन इन अ लोकल नाइबरहुड. और हम लोकल नाइबरहुड पे इसको अप्लाई करते हैं. हम जो मास्क का साइज़ है वो स्मॉल रखते हैं. हम क्योंकि मास्क हमेशा जो है वो इमेज के साइज से कम होगा, तो इस वजह से वो मास्क जो है उसमें लोकल इन्फॉर्मेशन आएगी, जो लोकल उसके नाइबर्स हैं. तो वो नाइबर्स हम 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम उससे ज़्यादा नाइबर्स को नहीं ले सकते. उसकी वजह यह है कि फिर वो जो इफ़ेक्ट है वो इमेज को टोटली डिस्टॉर्ट कर देते हैं. वो जो कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती. तो इस वजह से वहाँ पर हमारे पास ये लिमिटेशन आ जाती है. तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हम सिमिलैरिटी मेजर्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास बेसिक दो फार्मूलेज होने चाहिए. और वो दो फार्मूले क्या हो सकते हैं कि एक तो हम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आइडेंटिफाई करें. तो मैग्नीट्यूड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे पास बेसिक फार्मूला होना चाहिए डेल एफ एन, जो कि हम मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्स वाई माइनस डेल एफ एक्स एंड वाई. तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस होगा तब होगा अगर हम किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से वो लेस या इक्वल हो, और ये हमें पता है कि ये नॉन नेगेटिव थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी. और हमें अगर उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास बिल्कुल सेम जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह आना चाहिए कि हम अल्फ़ा इंटू एक्स वाई माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स वाई, और वो किसी जो एंगल है उससे लेस हो, तो तब हमारे पास उसके डायरेक्शंस आ जाएंगी. तो ये हम कहेंगे कि ये सारा जो एक्स डैश और वाई डैश हैं ये उसके किसी नाइबर्स के सराउंडिंग में होंगे, किसी नाइबर्स के लिए होंगे. तो अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम इससे लोकल प्रोसेसिंग करके हम उसको आपस में पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हम एजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. हमने इसके बाद इसकी एग्जांपल देखी थी, और वो एग्जांपल ये है कि अगर हम यहाँ पर इस प्लेट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर प्लेट को, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हम जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो वर्टिकल हमारे पास लाइंस हैं, सेगमेंट्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको आइडेंटिफाई करें. और जब हम इनको कंबाइन करें तो इस तरीके से कंबाइन करें कि हम उसके ऊपर लोकल नाइबरहुड या लोकल प्रोसेसिंग अप्लाई करके हम उनको आपस में कनेक्ट कर लें. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम इस नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करें तो इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है इन दोनों इमेजेस में, लेकिन जब हम इसके एजेस आइडेंटिफाई कर लें और उनको आपस में कनेक्ट कर लें तो वो बहुत ईजीली क्लियरली विजिबल है. नेक्स्ट, अब हमारे पास इश्यूज क्या आते हैं इसमें. समटाइम वी नीड टू लिंकिंग ऑफ द एज पॉइंट दैट आर discontinue, and normally the neighborhood size that is taken is small neighborhood.
तो कभी हमारे पास ऐसे इश्यूज भी आ सकते हैं कि जो कुछ डिसकंटिन्यूटी है इमेज के अंदर, तो अगर हमने उन एजेस को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये कुछ ऐसे लाइंस हैं जो कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को देखते हैं जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रही है, अब अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो ये स्ट्रेट लाइन जो है बिल्कुल यहाँ डिसकंटिन्यूटी है इसमें, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम जो नाइबरहुड का साइज़ ले रहे हैं वो स्मॉल है। चूँकि नाइबरहुड का साइज़ स्मॉल है तो वो इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो मास्क है वो यहाँ से इन बिटवीन गुजर जाता है, लेकिन इनको कनेक्ट नहीं कर सकता। अब अगर हम इस मास्क के साइज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उससे मसला ये हो सकता है कि शायद वो ऐसे पॉइंट्स जिनको आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं हो वो उनको भी आपस में कनेक्ट कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को, तो वो इनको आपस में कनेक्ट कर ले, क्योंकि जब हम मास्क का साइज़ बढ़ा लेंगे तो वो इनको भी आपस में एज अ नाइबर समझेगा और इनको आपस में कनेक्ट कर लेगा। तो यहाँ जब हमारे पास ये इशू आ जाता है कि हम लोकल इंफॉर्मेशन की बेस पर, लोकल नाइबरहुड इंफॉर्मेशन की बेस पर जो एजेस दूर हैं उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसका आसान तरीका फिर क्या है। सो द लोकल प्रोसेसिंग टेक्निक्स डज नॉट हेल्प टू लिंक द एज पॉइंट्स, वी नीड टू हैव अ ग्लोबल प्रोसेसिंग टेक्निक्स। तो हमारे पास ग्लोबल प्रोसेसिंग टेक्निक्स होने चाहिए और उनमें से हमारे पास जो हाफ ट्रांसफॉर्मेशन है हम उसको यूज़ करते हैं। ये एक मेथड है, इस तरह के और भी हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अब इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट्स पर जाएं कि हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो कैसे हैं, और हम उसके बाद उसको एक्सटेंड करते जाएंगे डिजिटल के लिए और उसको यूज़ करेंगे कि हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज दैट वी हैव अ एक्स वाई प्लेन So we have a xy coordinate system, and then we have a single straight line in this xy coordinate system, and we know that this is a slope interpreter form. So in this situation what we can do, we can have a straight line. So in this slope interpretation form, this straight line is directed by an equation which is given by normally y is equal to m1 x plus c1, where c and m, they are actually the slope of the straight line. So where m, from m we can say this is the slope, and then the c is actually the intercept value. So this is the basic equation for आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेट लाइन। अब हमें ये पता है कि अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो बिल्कुल सिंपल इस तरह बनेगी कि उसमें y और x जो है हम इसको सिंपली जब हमने y के लिए वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी होंगी तो हम m लेते हैं, हम m i को ले सकते हैं और m c i ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि वेरिएबल्स हैं तो हम इनको लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये m और c जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, m सिंपल स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और जो c है हमारे पास इंटरसेप्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ m एंड c विल बी कांस्टेंट। अब अगर हम इनको कांस्टेंट रखते हैं m और c के लिए, तो क्योंकि हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारे पास x और y है, तो इस वजह से m और c जो है वो कांस्टेंट होंगे और जो x की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि
जो हमारी जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो y की वैल्यूज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे और x को वेरिएबल में रखते जाएंगे। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है, तो हम x को आइडेंटिफाई करेंगे और y की वैल्यूज़ को वेरिएबल रख सकते हैं। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सिंपली पैरामीटर स्पेस में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लेते हैं सिंपली m और c डायरेक्शन, जो m और c कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। अब अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल m और c प्लेन होगा और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे सिंपल एक डॉट के साथ। इस पूरे स्ट्रेट लाइन को हम पैरामीटर स्पेस के अंदर एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी m और c। तो ये जो हमारे पास m और c की वैल्यूज़ हैं ये उस डॉट को रिप्रेजेंट करती हैं। So we map the straight line in parameter space, and this parameter space we have these values now, where c, I, n, m, I are the values that can be represented. So in this situation, the m and c, they are variables where the x and y for us this will become constant values. Now if we map the straight line to a parameter space, because we have two parameters m and c, that is a slope and intercept, so our parameter space will be slope of two-dimensional space, where we try to map this straight line in a parameter space. So if we draw this, will simply become like this, and so we find that the straight line in a spatial domain to a parameter space, a straight line gets mapped to a single point. Now let us see what happens if we give a point in the spatial domain, that is xy plane, and we are giving particular point. Let us see the situation how it will be if we take the point in a spatial domain and we want to see the corresponding in the parameter space. अब हम सिंपली क्या करते हैं कि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, क्योंकि अभी हमने लाइन ली थी जो हमारे पास स्पेशल डोमेन में है, और अगर हम एक पॉइंट लें तो पॉइंट के लिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये x1 और y1 वैल्यूज़ के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो सिंपली वही होगा जो हमें ऑलरेडी पता है कि mx प्लस c, ये इसका जो पॉइंट का फॉर्मूला बनता है कि अगर हमारे पास इसी तरह स्ट्रेट पॉइंट हैं सिंपल, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ इन द xy प्लेन, if a single point which is at location x1 and y1, we find that the equation of the straight line in the xy plane, as we have seen earlier in the slope interceptor form, is given by y is equal to mx plus c. Now if this straight line y is equal to mx plus c has to pass through this given point x1 y1, then x1 y1 must satisfy the equation. अब अगर हमारे पास एक लाइन है जो इस को पास करता है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए कि अगर कोई लाइन है हमारे पास जो इस पॉइंट के साथ क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेट लाइन का वो होगा y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c। ठीक है, तो अगर ये सिंपल एक लाइन के लिए है, तो सेम इसी तरह अगर हम मल्टीपल लाइंस लेते हैं तो सारे मल्टीपल लाइंस के लिए हमारे पास एग्जैक्टली इसी तरह का फॉर्मूला बनता जाएगा, क्योंकि ये सारे लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं।
तो जितने भी हमारे पास लाइंस बनेंगे ये इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस हम ले सकते हैं। तो उन सब के लिए हमारे पास जो सिंपल फार्मूला बनेगा वो यही होगा कि y1 is equal to x1 plus c. So now what we can do, we can rewrite this equation. c is equal to minus mx1 plus y1. So here we have this x1 and y1. These two are constant and c and m are variables. In this situation, if we want to rewrite this in a parameter space, then how it will be? So what we can do, we can write it as a parameter space, and in parameter we have m and c. So you will find that c equals to, this is the formula that we already know, m minus m x1 plus y1. So that's why this point will be represented as a line. So we get a straight line in a MC plane following the equation c is equal to minus mx1 plus y1. So we have two cases in the one. In the one case we have straight line in the xy plane is mapped to a point in a MC plane, and in other case if we have a point in xy plane then it is mapped to a straight line in the MC plane. तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं xy प्लेन में तो MC प्लेन में वो एक पॉइंट के तौर पर रिप्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम एक पॉइंट लेते हैं xy प्लेन में तो MC प्लेन में वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होता है। अब हम इसकी बजाय अगर हम दो पॉइंट्स को लें तो उसके लिए हम उसके लिए कैसे फॉर्मूला डिफाइन करेंगे और उनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। सो इफ वी हैव अ x एक्सिस एंड y एक्सिस, again x axis and y axis, and we have 2 points. One point is here which is represented by xi and yi, and then we have another point which is represented by xj and yj. Now if we draw a straight line passing through these points, then we know that this straight line will have an equation of form y is equal to m, y is equal to m dash x plus c dash. So what we have done here, that the Hug transform that is given by 2 points, that is x I y I and then x j y j. So in the parameter or the equation of the straight line which is passing through these 2 points, this can be represented like this. Now as we have seen earlier that the point in xy plane is mapped to a straight line in the MC plane or the parameter space. So here in this case, since we have 2 points in the xy plane, this will be mapped to 2 different straight lines in the MC plane. So now we have a MC plane, and then we have one point which is this xi and yi can be represented as a one straight line. And then if we have another point, this is xi and yi,
and if we have another point which is this x j and yj, this can be represented on like another straight line, and this point of interaction, this is our C dash and M dash. अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के साथ MC प्लेन में, लेकिन जब हम दो पॉइंट्स लेते हैं तो हम दो पॉइंट्स को दो लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक लाइन स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, और अगर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो हमारे पास, ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, तो वो क्योंकि जो M डैश और C डैश के वैल्यूज़ हैं हम उनके थ्रू मालूम कर सकते हैं कि क्या ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. तो सेम इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं इधर, अगर हम और भी पॉइंट्स लेते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास लाइंस, डिफरेंट लाइंस बनाते जाएंगे. ठीक है, तो अगर ये सारे लाइंस एक ख़ास पॉइंट पे मीटअप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे हैं आपस में एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं. तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले इसको अंडरस्टैंड करें जब हम इसको एक्स वाई से लेकर आते हैं MC प्लेन के अंदर. अब हमने ये ऑलरेडी देखा कि जो ये हमारे इक्वेशंस हैं ये कंटिन्यूस डोमेन में है. तो अगर हम कंटिन्यूस डोमेन से डिजिटल डोमेन में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं और हम उनको जब कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके लिए कोई और मेथड डेवलप करेंगे. Now, as we consider that there are infinite number of points, or there are large number of points lying on the same straight line as XY plane, each of these points will be mapped to a particular straight line in the MC plane, like as we have done it here. So if there are infinite number of straight line, then there is a limitation in our implementation, that if we want to implement it then it will be difficult because we cannot represent infinite number of points. So if there is a set of collinear points in the XY plane, each of these collinear point will be mapped to a single straight line in the parameter space in MC plane, but all these straight lines corresponding to the point which are collinear in XY plane will pass through one particular point. Now, how do we compute this half transform? So far we have discussed that this is in a continuous domain. So what we need to do, we need to make it in a digital domain. So we cannot have the continuous values of M and C. So we have to have some half transform. In reality, to implement it, we shall have some kind of mechanism. So in this picture we can see that all the cells that we can represent M in some maximum values. So this can be one maximum values, and this C can also be some maximum values, and we can start from some particular point which is M minimum value and C minimum value. तो अब अगर हमने इसको हाफ ट्रांसफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है डिजिटल फॉर्म में, तो डिजिटल फॉर्म के लिए हम सिंपली उसको एज अ ग्रिड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर एक जो ग्रिड है वो उसको एक सेल के तौर पर कंसिडर करते हैं. तो अब M की वैल्यूज़ जो हैं कुछ मिनिमम वैल्यूज़ से हम स्टार्ट करेंगे और कुछ मैक्सिमम वैल्यूज़ तक हम उसको लेकर जाते हैं. तो सेम इसी तरह C भी हमारे पास कुछ मिनिमम वैल्यूज़ हैं और C के कुछ मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं. तो जब हम इनको इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो हर एक जो सेल है हम उसको A के साथ, क्योंकि हमारा जो ये पूरा ग्रिड है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ A, कि ये हमारे पास A
ग्रिड है, तो हम इसके एवरी लोकेशन पे अगर जाना चाहते हैं तो वो होगा i एंड j। अब अगर हम इसकी MC वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी MC वैल्यूज़ हमारे पास अब हर एक सेल की क्या आएंगी, mi एंड cj। तो ये हमारे पास उसकी MC वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन हमें ये पता है कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास h पर आती हैं, इस वजह से हम करते ये हैं कि हम इसको इनिशियलाइज करते हैं सिंपली 0 के साथ। सो इनिशियली ai and j will tends to 0, and this is once we want to initialize it. So for the initialization purpose what we do, we make it as a 0। तो स्टार्ट में हम इसको 0 असाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम mi और cj की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करते जाते हैं और इस सेल में इसको पुट करते जाते हैं। So in the spatial domain we have set boundary points, and in the parameter space we have to determine array of cumulative cells। क्योंकि जब हम पॉइंट्स लेते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं। जब हम एजेस आइडेंटिफाई करते हैं या पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं और उनको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ। तो इस वजह से अब हम लेते हैं अगर accumulator cells को लेते हैं, so in the spatial domain we have set of boundary points, and in the parameter space we have two-dimensional array of cumulative cells। So we take a boundary point as a x k and y k, a single boundary point in a spatial domain, and we have seen earlier that this boundary point xk and yk is mapped to a straight line in a parameter space, that is the MC plane, and the equation of the straight line is given by, we already know, c is equal to minus m x k plus yk. Now in our case we have the values of MC is not continuous but they are discrete, and as we have said that ij accumulative cell correspond to the corresponding parameter value of mi and cj. So to solve the value of m and c, our basic equation is c equals to minus m xk plus yk. So here what we have done now, that m is starting from minimum to a maximum range, and then for all the possible values we are computing the values of c. Now we have solved for the corresponding value of c the following particular equation: c is equal to minus mx k plus yk. Now the values of c that you get by solving the particular equation of a specific value of m, that may be a real number where we have to deal with the discrete case. So whenever we get a value which may be a real number or may be the value of c that we get not allowed per our definition of cumulative cell, then all the values of c to be round off to the nearest allowed value of specified cumulative cell. So if तो हम x k और y k इस वजह से लेते हैं कि हमने सारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए हम m x k लेते हैं और y k की वैल्यूज़ लेते हैं। तो सारे एक्युमुलेटिव सेल्स के लिए जो कि मिनिमम से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाते हैं। So if we say that the n number of such possible values of m, I will get n number of corresponding values of c by solving the equation. So what we can do, we can make it as a m p, and we will get c q.
So suppose we are following the particular choice of M, say MP corresponding to the value of C that we get from CQ. And you remember that we have initialized our cumulative cell to a value of 0. So that's why whenever there is a particular value of MP and we make it as applied to CQ, and this intercept value, then the operator that we correspond to that cell will be APQ, and it will be incremented by 1. So we make this equation as APQ is equal to APQ plus 1. अब हम करते ये हैं कि MP जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी कॉरस्पॉन्डिंग M की वैल्यू, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए CQ को. तो अब हम बजाय इसके कि हम I और J को यूज़ करें, तो हम एक्युमुलेटिव PQ लेते हैं और हम उसमें +1 करते हैं. और +1 हम इस वजह से करते हैं कि हम जो बाउंड्री पर होते हैं तो हम उस बाउंड्री की वैल्यू को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसमें +1 करते हैं. तो अब हमारे पास जब भी ये +1 आएगा तो हम इसको बजाय इसके के APQ +1 में लिखें, तो हम उसको सिंपली एक जो हमारे पास वैल्यूज़ थे, ओरिजिनल वैल्यूज़ जो थी IJ की, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ Q. Now if your accumulator cell Aij contains a value, say capital Q, we are considering this after we consider all the boundary points in the spatial domain. For each of these, we accumulate corresponding MP and CQ for all allowed values of M. We find out that the corresponding allowed value of C for each such pair of MP and CQ we have done is incremented operation and the accumulator cell. So at the end of the accumulator cell, Aij contains a value of capital Q. This indicates that there are Q number of points lying on a straight line whose equation is given by Aij is equal to Q. तो अब हमारे पास जो भी वैल्यूज आती हैं, अगर तो वो Q के इक्वल आ रही हैं, Aij जो एक्यूमुलेटर हमने कैलकुलेट किया है, तो हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो एक स्ट्राइट लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं. इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम देखते हैं. नाउ वी कंसिडर एज एग्जांपल फ्रॉम वेयर वी कैन अंडरस्टैंड इजीली. अगर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये हमारा इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर हैं और हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं. और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल डॉट्स के साथ. और इसी तरह हमारे पास इधर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं. तो ये हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं. और अगर हम इसके लिए एक्यूमुलेटर आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि ये कितने पॉइंट्स हैं, तो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 आ जाएगी. और सिंपल यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं. सेम इसी तरह हमारे पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ पर, और 4 हमारे पास इधर आ जाएगी. और सेम अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास 3 आ जाएंगे. ठीक है.
तो ये डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ आ जाते हैं एक्यूमुलेटर सेल के। अब हमने ये करना है कि अगर हम ये थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाते हैं कि जहाँ पर स्ट्रेट एक्यूमुलेटर की वैल्यू अबव है 3 से, तो उसको आपस में कनेक्ट कर लें, वो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट काउंट हो सकता है। तो जो भी ये क्योंकि सारे वैल्यूज़ हैं ये 3 से अबव हैं, तो हम इनको आपस में अगर कनेक्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा। सेम इसी तरह हम इस लाइन को अगर क्युमुलेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे, और इसी तरह इधर 3 का भी और सेम इसी तरह 4 का भी। तो ये डिफरेंट जो लाइंस हैं ये एक्यूमुलेटर की थ्रेशोल्ड की वैल्यू की बेस पर डिपेंड करता है कि हम उसके लिए कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम उसमें सेलेक्ट करते हैं कि अबव 4 जो है उसको एज अ स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट किया जाए, उसको एज अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेलेक्ट किया जाए, तो उस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ जो ये लाइंस हैं इनको आपस में कनेक्ट कर सकेंगे और सिर्फ इन लाइंस को। लेकिन जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास जो 3 से लेस हैं या 4 से लेस हैं, तो इस सिचुएशन में वो वाले लाइंस हमारे पास नहीं आएंगे जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से लेस हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कि हम जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, जो सेल की कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, उसमें हम कौन से वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं, हमारे थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या होगी। So it depending upon application what to select, how many points laying on a straight line that we want to consider. जितने हम अगर 8 पॉइंट्स लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन करेगा, तो सिर्फ जो 8 पॉइंट जहाँ पर कनेक्ट हो रहे होंगे हम सिर्फ उनको एज अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे, और जहाँ उससे कम होंगे तो उसको एज अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है टोटली इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास यहाँ एक और इशू आ जाता है, और वो इशू ये है कि अगर तो हम इसमें डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है ये वर्टिकल हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा। नाउ द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द स्ट्रेट लाइन ट्राइज टू बी वर्टिकल दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट इज वैल्यू ऑफ m टेंड्स टू बी इंफिनिटी, एंड in this formulation the value of m which becomes very large or which tends to become infinite cannot be handled. To solve this problem, instead of considering the slope, use the normal representation of a straight line. अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला हमारे लिए ये होगा कि अगर हम सिंपल इसमें अप्लाई करते हैं एंगल को भी साथ में। सो द फॉर्मूला इज व्हेन वी हैव अ रो इज इक्वल टू x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा। And the line that we get is something like this. So if this is the xy plane and then we have a line in here, then it will be something like this. So what is theta here and what is the rho value in here? So rho is actually the perpendicular from the origin of the xy location, xy plane, to the line that we have, and theta is actually the angle between the x-axis and the rho value, the rho angle, the rho line. अब यहाँ पर हम सिंपली देखते हैं कि ये जो लाइन की इक्वेशन है वो हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन बनेगी, लेकिन अगर हम इसमें कंसिडर करते हैं, अगर हम रो को कंसिडर करेंगे तो रो के सिचुएशन में हमारे पास होगा रो इज इक्वल टू x कॉस कोसाइन थीटा प्लस y साइन
थीटा। तो क्योंकि अब हम एंगल्स को भी कंसिडर कर रहे हैं और हमने ये देखा कि अगर हम ये इसको वर्टिकल लाइंस को कंसिडर करेंगे तो उस सिचुएशन में हमें रो को इस्तेमाल करना है, और रो के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपली हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो लाइन है हमारे पास उस पे हम परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा वो वाला एंगल जो कि जो परपेंडिकुलरली आ रहा है किसी भी लाइन के ऊपर, तो उसके साथ जो उसका एंगल बन रहा है तो हम उसको लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बजाय इसके कि हम m और c की वैल्यूज़ लें तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू ले रहे हैं और रो की वैल्यू ले रहे हैं। Now what will be the values of rho and theta? So what we can consider the value of theta is equal to plus minus 90 degree, and the value of rho, that is the length of perpendicular to the straight line from the origin to the square root, it will be the square root of m square plus n square, and m and n is actually is image size. So it's the image size m and n. So because once we are taking the row which is inside the image, which is actually m and n, so we have these values, and this should be inside the image of if you want to calculate the row. So now our equation will change a little bit, and that is once we have in xy plane, then the original formula that we have is m is equal to mx plus c, and that is the normal equation that we have for a single line point. And if we want to have it as a x1 for a point x1 and y1, then the special domain parameter domain in the MC plane, the corresponding equation is equal to c is equal to minus m x1 plus y1. So when we consider the parameter space to be MC space, we are representing straight line in the slope interpret form. In that case, a point is mapped to a straight line in a parameter space. Whenever this particular case for a same given point x1 and y1, in the parameter space, the equation we get is rho is equal to x1 cosine theta plus y1 sin theta. And these two are constant for a given point x1 and y1. The parameter space where the rho and the theta, they are variables. So the rho and theta, they are variables, and x1 and y1 are constant in here. So now if we have, instead of using only the values which are c and m, now we will use instead of c and m, we will use rho and theta. So as we know that one particular point we represent it as a I and j. So what we have as a accumulator, this I and j, now we can represent it as a theta I and
rho j, because the basic formula that we have is rho is equal to x k cosine theta plus y k sin थीटा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम बजाय इसके कि c और m लें, हम रो और थीटा की वैल्यूज लेते हैं, और रो और थीटा भी मिनिमम से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक थीटा की वैल्यूज जाएंगी और मिनिमम रो वैल्यू और मैक्सिमम रो वैल्यूज जाएंगी। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ लाइंस हैं जो कि वर्टिकली हमारे पास आ रही हैं, तो हम उनको कैसे हैंडल करेंगे, जिसका x के साथ हम डिफरेंस निकालेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली फॉर्मूले में ये थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। और सेम इक्वेशन हम लेते हैं, इसके लिए भी हम यही करेंगे कि अगर हमारे पास एक्यूमुलेटर जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं i और j के लिए, अगर वो बिलोंग करते हैं किसी q वैल्यू के लिए, तो हम इस q को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में लाइन कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें इसको इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होगा। सो अगेन द एंड ऑफ द process, the accumulator cell say aij contains a value equal to q. This means that there are q number of collinear points in separate domain lying on the straight line, which satisfies the equation, which is rho j is equal to x cosine theta I plus y sin theta I. So it should satisfy this. अब हमारे पास अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने पॉइंट्स हैं जिनको हम एक कोलिनियर स्ट्रेट लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इस वैल्यू को फिक्स करना होगा कि कितने पॉइंट्स को हम एक कोलिनियर लाइन में लाना चाह रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अगर हम देखें कि इसको हम विजुलाइज करना चाहें तो ये कैसे काम करेगा। अगर हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं और हम इन पॉइंट्स को डिफरेंट एरियाज में रखते हैं, अगर ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2 के साथ और 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ, तो हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको देखना चाह रहे हैं कि क्या ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड लिंक करते हैं कि नहीं। तो जब हम उसके लिए हाफ ट्रांसफॉर्म इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं, तो हम देखते हैं कि पॉइंट के लिए हमारे पास लाइन आती है। तो जब हमारे पास लाइन आएगी तो हम देखेंगे कि क्या वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास जो y1 है उसके वैल्यू हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये थीटा और रॉ के दरमियान है। ठीक है, रॉ जो पोजीशन ऑफ रॉ है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और थीटा जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। और सेम यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि जब हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो उसमें x डायरेक्शन और y डायरेक्शन हमारे पास इस एंगल में आ रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 स्ट्रेट थीटा के साथ आ रहा है, और अगर हम 1 के बाद 2 को देखते हैं तो 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और सेम इस तरह 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और हमारे पास जो 5 है वो यहाँ से आ रहा है। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, तो अगर आप इसको देखें कि 1 और 2 आपस में इसका कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि
क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं। तो अगर हम देखें 1 और 4 को, तो वो आपस में यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। इससे आसान समझने के लिए हम 2 और 3 और 4 को लेते हैं। अगर हम 2, 3 और 4 को लेते हैं, तो अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। क्या ये आपस में रिलेट करते हैं? तो अगर वो रिलेट कर रहे हैं तो उनको आपस में कहीं पर कनेक्ट होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो 2 की लाइन है वो आ रही है और इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम इसी तरह जो हमारे पास 3 की लाइन है, 3 की लाइन भी हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और 4 की जो लाइन है वो भी हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि ये वाला इधर आ रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 2, 3 और 4 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके आपस में रिलेशनशिप बन रहा है और ये आपस में एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसी तरह हम अगर 1, 3 और 5 को लेते हैं, 1, 3 और 5 को, तो इसको भी हम देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 1 और 3 ये है, और 5 जो है वो हमारे पास ये वाले वैल्यूज आ रहे हैं। तो ये तीनों जो हैं ये आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब सेम इसी तरह हम और भी जितने पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो सारे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये 2 आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो ये हमें बहुत आसानी से पॉइंट्स का बताता है कि क्या हाफ ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम मुख्तलिफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन लेकर हम उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास सिंपल ये इमेजेस आएंगे, इंफ्रारेड इमेजेस हैं, और हमने थ्रेशोल्ड ग्रेडियंट इमेज लिया है यहाँ पर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनके आपस में हाफ ट्रांसफॉर्म के लिए जो ड्रॉ होगा तो वो कैसे ड्रॉ होगा, और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो उसके कनेक्शंस जहाँ पर इंटरसेक्शंस आ रही हैं हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम उनको एज अ लाइन कंसिडर कर सकते हैं। सो देन द लिंक पिक्सल इन दिस सिचुएशन, सो हम इनको आपस में लिंक कर लेते हैं कि कौन से जो लाइंस हैं वो आपस में, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, हम इसको देखते हैं कि ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे। और सेम इसी तरह और जो लाइंस हैं वो भी आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, और यहाँ पर भी हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो हम इसके लिए सिंपली जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपस में सारे लाइंस कनेक्ट हो जाते हैं। So now we will complete today's lecture, and what we have done until now is that we were learning how to link different points. So we learned in the local processing, and in the local processing there are neighborhood information, and we take that neighborhood information and we compare it if it matches or not. And after that we also learn that there is a global processing technique, that is a half transform, and in half transform what we do, normally we take one point and we try to see if we represent it as in a parameter space, if they are connected or not. So if a point in a parameter space makes a line, and if this line intersect with another line, and if this line is also another line is also a point, then this means that these two points are in straight line, so they are collinear. So if they are collinear, then we shall make it linked. So this is the basic definition of half transform. तो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिटेल्स देखेंगे सेगमेंटेशन से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।